भारतीय संविधान सुनने में लगता है ना कि बहुत लंबा चौड़ा और कॉम्प्लेक्स दस्तावेज है, एकदम किसी चक्रव्यूह जैसा। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाले हैं। हमारा लक्ष्य इसे बस रटना नहीं है, हम कुछ ऐसी जबरदस्त और मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि इसके सारे भाग आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे विषय में उतरते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक जल्दी से नज़र डालते हैं। पहले बात करेंगे संविधान के कुछ बेसिक फैक्ट्स पर, फिर समझेंगे इन भागों का थोड़ा सा गणित, उसके बाद आएंगी हमारी मेमोरी ट्रिक्स भाग 1 से 10 तक, फिर एक चर्चा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के फर्क पर, उसके बाद बाकी की ट्रिक्स भाग 11 से 22 तक, और आखिर में निरंतर ज्ञान की एक छोटी सी खोज। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संविधान के मूल तत्व। सोचिए उस ऐतिहासिक दिन के बारे में जब ये विशाल दस्तावेज पहली बार अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो उसका स्केल वाकई ऐतिहासिक था। ये नंबर देखिए, 395। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक इतने ही अनुच्छेद थे जिन्हें बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से 22 अलग-अलग भागों में बांटा गया था। अब किसी भी छात्र के लिए इतने सारे नंबर्स और पार्ट्स याद रखना सच में पहाड़ चढ़ने जैसा काम लगता है ना? क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक सिस्टम था। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, भागों का गणित। आखिर आज के टाइम में संविधान में 22 ही भाग हैं या 25? चलिए इस गणित को हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। देखिए, मैथ्स बड़ा सिंपल सा है। अलग अलग संशोधनों या अमेंडमेंट्स के जरिए 4 नए भाग जोड़े गए। 1976 में भाग 4 का और 14 को आए, फिर 1992 में भाग 9 का और 2011 में 9 ख जुड़ गया। वहीं दूसरी तरफ 1956 में 7वें संशोधन के जरिए एक भाग हटा भी दिया गया, जो था भाग 7। तो हिसाब क्या बना? ओरिजिनल 22 भागों में 4 जुड़े और एक हट गया, यानी आज हमारे पास प्रैक्टिकल तौर पर कुल 25 फंक्शनल भाग हैं। सिंपल। अब बढ़ते हैं अपने सबसे मजेदार हिस्से की तरफ, मेमोरी ट्रिक्स भाग 1 से 10। यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि आवाज और विजुअल इमेजिनेशन से चीजों को तुरंत लिंक करेंगे। देखिएगा कैसे। जैसे भाग 2 नागरिकता से जुड़ा है। अब जरा इमेजिन कीजिए, नंबर 2 का आकार कैसा होता है? बिल्कुल फन उठाए हुए एक नाग जैसा। तो नाग से बन गया नागरिकता। कितना आसान है। अब भाग 4 की बात करें तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर है, जिसे हम अंग्रेजी में डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी, इसमें ठीक 4 लेटर्स हैं, तो ये हो गया भाग 4। और भाग 4A, इसे बोलकर देखिए, 4A यानी चारा। जानवरों को चारा खिलाना हमारा मौलिक कर्तव्य है, राइट? ऐसे छोटे छोटे विजुअल और साउंड लिंक्स दिमाग में एकदम छप जाते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। भाग 5 संघ यानी यूनियन के बारे में है। यूनियन सुनने में अंग्रेजी के वर्ड अनियन यानी प्याज जैसा लगता है ना? 5 और अनियन बन गई राइमिंग। उसी तरह भाग 6 राज्यों से जुड़ा है। हिंदी में नंबर 6 को हम 6 बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर कुछ छिपाने के लिए करते हैं। और क्या छिपाया जाता है? कोई गहरा राज। तो राज से निकल आया राज्य। कैसी लगी ये ट्रिक? और भाग 9 का लॉजिक तो सबसे बढ़िया है। ये जुड़ा है पंचायतों से। अब पंचायत वर्ड को अगर तोड़ दिया जाए तो पंच का मतलब हो गया 5, और उसके आगे क्या है? आयत, यानी एक रेक्टेंगल जिसके 4 कोने होते हैं। तो 5 और 4 को जोड़िए, क्या आता है? 9। बिल्कुल ठीक। अब आप भाग 9 और पंचायत का ये कनेक्शन चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। इस मजेदार ट्रिक वाले सफर को 1 मिनट के लिए रोकते हैं, क्योंकि अब बारी है राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा की। यहाँ देश की भाषा से जुड़ी एक ऐसी गलतफहमी दूर करना जरूरी है जो अक्सर लोगों के दिमाग में होती है। सवाल ये है, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है?
बचपन से न जाने कितनी बार हमने ये सुना होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है? आइए इस सच्चाई को समझते हैं। असल में राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल या सरकारी कामकाज की भाषा। भारत सरकार के कामकाज के लिए हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट अलग है। उसका मतलब होता है पूरे देश की एक सिंगल, सबसे ऊपर मानी जाने वाली भाषा। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये कोई चूक नहीं थी, बल्कि बहुत सोच समझकर लिया गया एक फैसला था, ताकि देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बराबर का सम्मान मिले और हमारा कल्चरल हार्मोनी बना रहे। इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलिए वापस चलते हैं अपनी मेमोरी ट्रिक्स की दुनिया में। अब बारी है भाग 11 से 22 की, ताकि बाकी बचे हुए पार्ट्स भी उंगलियों पर याद हो जाएं। भाग 11 संबंधों यानी रिलेशंस की बात करता है। 11 को लिंक कीजिए 11 से, और यारों के बीच क्या होते हैं? गहरे संबंध। भाग 12 जुड़ा है वित्त या फाइनेंस से। 12 से साउंड आती है बाहर की। पैसा कमाने के लिए इंसान कहाँ जाता है? घर से बाहर। फिर आता है भाग 13 जो व्यापार और वाणिज्य पर है। 13 यानी तेरा। हम दोस्तों से पूछते हैं ना, भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? और भाग 14 जो सर्विसेज से जुड़ा है। 14 का साउंड है चौदस जैसा। शिव चौदस के दिन भक्त क्या करते हैं? सेवा करते हैं। देखा, एक सिंपल सा शब्द पकड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर। भाग 15 को याद रखने का तरीका तो और भी दिलचस्प है। 15 से 15 की तारीख या पौधों को पानी देना याद आ सकता है, लेकिन कैसे दे पानी? चुन चुन के। और इसी चुन चुन में हमारा डेमोक्रेटिक कीवर्ड छिपा है, चुनाव यानी इलेक्शंस। तो भाग 15 हो गया सीधे चुनाव से जुड़ा। आगे बढ़ते हैं। भाग 17 राजभाषा के बारे में है। 17 से मिलती जुलती आवाज आती है शत्रु यानी दुश्मन की, और शत्रु के साथ सबसे पहले क्या होता है? भाषा का विवाद या जुबानी बहस। उसी तरह भाग 18 आपातकाल यानी इमरजेंसी की बात करता है। 18 साल की उम्र में जवानी आती है, बालिग होते हैं, और अक्सर तभी जिंदगी में नई नई आफत आती है। आफत से बनी इमरजेंसी। थोड़ा फनी जरूर है, पर मान लीजिए बहुत ही असरदार ट्रिक है। अब अपनी इस लिस्ट को इन 2 शानदार ट्रिक्स के साथ रैप अप करते हैं। भाग 20 जो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट से जुड़ा है। 20 की रैमिंग होती है फीस से। किसी भी बड़े बदलाव के लिए थोड़ी फीस तो देनी ही पड़ती है ना। और आखिर में भाग 22 सुनने में अंग्रेजी के वर्ड वॉइस जैसा लगता है। घर में जब किसी को वॉइस देके यानी आवाज देके बुलाना हो, तो हम अक्सर छोटे या संक्षिप्त नामों का यूज करते हैं। ये भाग 22 के शॉर्ट टाइटल्स को याद रखने का एकदम परफेक्ट तरीका है। तो हमने संविधान के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को याद करने का फंडा तो समझ लिया, लेकिन अब एक अलग मोड़ लेते हैं। इन ट्रिक्स से आगे बढ़कर सीखने की इस पूरी प्रोसेस के बारे में एक बहुत ही गहरी और फिलॉसॉफिकल बात समझते हैं, निरंतर ज्ञान की खोज। महान कवि और विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ज्ञान के इस अनंत सागर में से वो केवल एक बूंद ही जान पाए हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितना भी सीख लें, एक सच्चा विद्यार्थी हमेशा हम्बल यानी विनम्र रहता है, क्योंकि सीखने की वाकई कोई लिमिट नहीं होती। और इसी खूबसूरत विचार के साथ ही हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। आज हमने मिलकर संविधान के भागों को अपनी मेमोरी में बहुत बढ़िया से मैप कर लिया है। पर ध्यान रखिए, इसे एक फुल स्टॉप मत मानिए। ये तो उस विशाल ज्ञान के महासागर की सिर्फ पहली बूंद है। सोच कर देखिए आगे और कौन कौन से नए विषय, कौन से नए राज आपकी और हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए।